हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लास 12th केमिस्ट्री थर्ड चैप्टर हम लोगों ने एक फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उसका बेसिक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था दो टाइप की सेल होती है, स्पेशली गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक, हमने पूरी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ गैल्वेनिक सेल को कवर किया था, उसका डायग्राम, उसमें जो भी कंपोनेंट्स थे उसमें इन्वॉल्व थे, स्पेशली सॉल्ट ब्रिज, उसके फंक्शंस, ठीक, कैथोड और एनोड, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ये सारी चीज़ें, सेल प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस में हमें एक स्पेशली एक लॉ पढ़ना होता है, फैराडे लॉ। तो उस फैराडे लॉ में फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ, तो स्पेशली आज मैं फर्स्ट लॉ ही कवर करूंगा बेटा। उससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको कवर करेंगे। ठीक ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस, अच्छे से इसको समझिएगा बेटा। अब देखो, गैल्वेनिक सेल से थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस आपने नॉर्मली क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, इवन आपने क्लास 10th केमिस्ट्री में पढ़ा था कि एक चैप्टर था मेटल नॉन मेटल, उसमें टॉपिक था ओर रिफाइनिंग। ठीक ना? एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर आपने पढ़ा था बेटा, और उसमें पढ़ा था जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके लिए जो प्रोसेस यूज़ होती है वो इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में से सोडियम का एक्सट्रैक्शन कराना है तो हम क्या करते थे? इलेक्ट्रोलिसिस कराते थे। यहाँ पे क्या करते थे हम, एक साइड हमारा कैथोड होता था, ठीक ना, एक साइड हमारा कैथोड होता था और दूसरी साइड क्या होता था बेटा? एनोड होता था। ठीक, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है। आई बात समझ में? इसको हम क्या करते थे? बैटरी टर्मिनल से जोड़ दिया जाता था। अब यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, इसमें रखना होता था। अगर आप यहाँ पे NaCl को रखते थे, अब देखो यहाँ पे हमें दो चीज़ें पढ़नी है। क्लास 12th में एक एक्वस NaCl पढ़ना है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, और एक मोल्टन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करा के देखना है। ठीक ना? तो ये डायग्राम कुछ याद आया होगा आपको। कैथोड निगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज। फिर यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स आपने मोल्टन या एक्वस सोडियम क्लोराइड लिया है, एक्वस में मतलब वो वाटर में होगा, मोल्टन मतलब NaCl लिक्विड फॉर्म में होगा। क्लियर ना? यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इसको आप इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोवाइड करोगे बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी, तो ये किस में टूटेगा बेटा? Na+ और Cl- में। और आपको पता है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है। यही सोडियम आयन Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में चेंज हो जाएगा? Na सॉलिड में। आई बात समझ में? और ये इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन किया ना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? कैथोड से, बिकॉज कैथोड निगेटिवली चार्ज, सोडियम पॉजिटिवली, ये पॉजिटिव निगेटिव के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट कब होगा? यहाँ पे सोडियम Na+ कौन से स्टेट में है? एक्वस। यहाँ पे कौन से स्टेट में आ जाएगा? सॉलिड। तो सॉलिड में कब आएगा? जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्लियर ना? तो यही चीज़ हमें समझनी है प्रॉपर। अब इसको मैं आपको डायरेक्टली आपकी स्क्रीन पे दिखेगा वो डायग्राम भी और इसका एक्सप्लेनेशन, वहाँ से आप इसको नोट डाउन करिएगा, आपका टाइम भी बचेगा काफ़ी। ठीक, और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा बेटा। क्लियर ना? तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनीशन देखिए क्या लिखी है बेटा। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनीशन क्या लिखी है? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मैंने NaCl लिया था, वो टूट गया था, रिएक्टेंट में कंपाउंड फॉर्म में था, आगे चल के वो आयनिक फॉर्म में हुआ, इसका मतलब डिकम्पोजिशन हुआ। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू आइदर इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन। मैंने आपको बताया था हम दो केस पढ़ेंगे, एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। मैं डेफिनीशन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट when electric current is passed through either in its aqueous solution or molten in bracket fused state। क्लियर ना बेटा? तो ये है इसकी डेफिनीशन इलेक्ट्रोलिसिस की। आपको एक डायग्राम भी दिख रहा होगा, उस डायग्राम को अच्छे से आप देखिए। एक एनोड और एक कैथोड आपको दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल बैटरी जोड़ी गई है। नीचे अंदर देखिए बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक टैंक आपको दिख रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स फिल किए गए हैं। ठीक ना?
तो ये चीज़ इसका फिगर है, इसको आपको ड्रॉ करना है। ये तो बात थी इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक। अब हमें जो पढ़ना हमारे जो सिलेबस में है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। क्लियर ना बेटा, ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। अब दोबारा से अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। क्लियर ना बेटा, प्रॉपर आपको दिख रहा होगा। आई होप आपको वॉइस भी क्लियर होगी और क्रिस्टल एकदम क्लियर होगा बेटा। आपको इमेज भी लिखा हुआ है 2NaCl लिक्विड फॉर्म में, रिवर्सिबल साइन 2Na प्लस 2Cl-। ये तो आप बेहतर कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखा द रिएक्शन ऑकरिंग एट द 2 इलेक्ट्रोड मे बी सोन फॉलोज। कैसे होगी? कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है, 2 सोडियम है, एक सोडियम पे 1 प्लस होता है, 2 सोडियम 2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे और सोडियम सॉलिड में चेंज होगा। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? -2.71 वोल्ट। क्लियर ना। एनोड पे कौन जाएगा? क्लोरीन पे कौन सा होता है? माइनस। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव 2Cl-, ठीक ना। देखो गिव्स आउट Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा क्योंकि एनोड तो पॉजिटिवली चार्ज होता है भाई। 2Cl-, Cl पे पहले से ही माइनस है, माइनस मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब ये गेन लिया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस करेगा, एनोड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा और सीधा ये चेंज हो जाएगा गैस फॉर्म में। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना? रिडक्शन पोटेंशियल बेटा -1.36 वोल्ट। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, आपको रिडक्शन पोटेंशियल भी लिखना होगा। ओवरऑल रिएक्शन आप देखो, आपको दोनों तरीके से मिलेगी, Na प्लस Cl-, फिर इलेक्ट्रोलिसिस तो आपका 2Na प्लस Cl2, अदरवाइज 2NaCl गिव्स आउट 2Na प्लस Cl2। तो आप बेटर है कि आप नीचे वाले रिएक्शन को फॉलो करिएगा, डिकम्पोजिशन आपको दिखाना है। क्लियर बेटा? रक्षा, सृष्टि, भूमि साहू, मुस्कान, नैन्सी, क्लियर है सबको? शिवानी, चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको भी अच्छे से आप नोट डाउन करिएगा। इतना मैं लिखूंगा बेटा बोर्ड पे, उतना टाइम ज़्यादा आपको ज़्यादा लगेगा वहाँ पे, ठीक। देखिए लिखा है NaCl गिव्स आउट Na प्लस Cl- ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरह से आयोनाइज होगा। H2O, अब देखो एक्वस सॉल्यूशन आपने लिया है तो यहाँ पे वाटर भी होगा, ठीक। ये वाटर रिवर्सिबल साइन H प्लस OH-, वाटर टूटता है H प्लस OH- में टूटा, ओनली स्लाइटली आयोनाइज, ठीक, स्ट्रॉन्ग तो है नहीं ये। अब कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? देखिए सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में चेंज होगा और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -2.71, जबकि H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 प्लस 2OH-, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.3 वोल्ट, ठीक, 83 वोल्ट। तो ऐसे आपको एनोड पे रिएक्शन दिखानी है और लास्ट में जो लाइन लिखी है उसको नोट डाउन करना बेटा। एग्जाम में आपसे ये सारे पॉइंट्स बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, बट आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है। क्लियर ना। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। आगे चलें, चलिए देखते हैं आगे। ओके बेटा, बोर्ड पे फोकस करिए वापस से। चलिए देखो, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक ना बेटा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कोई दिक्कत? लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक, क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने डिस्कस किया था, ठीक। अब फैराडे के देखो 2 लॉ थे, फैराडे बताना क्या चाहते थे वो चीज़ आपको समझनी है। क्लियर? आप इनके फर्स्ट लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। सेकंड लॉ आपको सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट लॉ में जितने भी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कवर करेंगे। क्लियर ना? इनका कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से माइंड में सेट हो जाना चाहिए। इन फ्यूचर जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो फैराडे लॉ से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं गलत होना चाहिए। क्लियर बेटा? चलिए फोकस करिएगा, क्या फैराडे बताना चाह रहे थे, मेरी बात ध्यान समझना। आपने इलेक्ट्रोलिसिस की बात की है, इलेक्ट्रोलिसिस में आपने एक कैथोड लिया है और एक एनोड लिया है, ठीक बेटा? चलो ये हो गया।
यहाँ पे आपने निगेटिव टर्मिनल और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया। ये कैथोड है, चलिए मान लिया कैथोड है, निगेटिव चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक ना बेटा। यहाँ पे मान लो आपने ले लिया इलेक्ट्रोलाइट CuSO4। अब CuSO4 आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ये CuSO4 बेटा टूटेगा और क्या बनेगा, Cu2+ और SO4 डबल माइनस, कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक। अब देखो ये Cu2+ है, ये किसकी तरफ मूव करना चाहेगा, कैथोड की तरफ। देखो क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, Cu2+ पॉजिटिव एक्वस स्टेट में है, तो ये क्या करेगा, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज मतलब मिलेंगे और जैसे ही गेन करेगा तो कॉपर कौन से स्टेट में आ जाएगा, सॉलिड। कॉपर इस पर डिपॉजिट हो जाएगा इस इलेक्ट्रोड पे। आई बात समझ में? SO4 इसका अपोजिट, वो इलेक्ट्रॉन देखो निगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा एनोड की तरफ, बट हमें कैथोड पे स्पेशली फोकस करना है। तो ये क्या बताना चाह रहे थे फैराडे फर्स्ट लॉ में, ध्यान रखिएगा मैं फैराडे फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूँ, फैराडे क्या बताना चाह रहे थे वो चीज़ समझिएगा। जब आपने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास किया, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हुआ Cu2+ और SO4 डबल माइनस, एक्वस स्टेट में आया। जैसे ही एक्वस स्टेट में आया इसने क्या किया, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये चेंज हो गया सॉलिड में, कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गया। फैराडे ने ऑब्जर्व क्या किया, जो यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ना, डिपॉजिटेड मास ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना बेटा। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का रेंज बढ़ाते हो, करंट ज़्यादा प्रोवाइड करोगे, तो जो ये कॉपर जाके डिपॉजिट हो रहा है ना यहाँ पे, उसका अमाउंट भी बढ़ेगा। जितना कम इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी यहाँ पे मेटल उतना कम डिपॉजिट होगा। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। ठीक, चलिए एक्सप्लेन करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ। ये सब आपको नहीं ड्रॉ करना है, आपकी स्क्रीन पे उनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट दिख रहे हैं, पहले उसको नोट डाउन करना है। लिखा हुआ है द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ चार्ज passed through an electrolyte and the amount of substance deposited at the electrode। देखो सबसे सिंपल लैंग्वेज में लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच की रिलेशनशिप बता रहा था, मतलब बता रहे थे फैराडे लॉ में बताया गया था, चार्ज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, जो चार्ज पास किया गया उस इलेक्ट्रोलाइट में, एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, इन्हीं दोनों के बीच की रिलेशनशिप फॉर्म द बेसिस ऑफ 2 इंपॉर्टेंट लॉज, 2 इंपॉर्टेंट लॉ दिए गए नोन एज फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर ना? These were formulated by Faraday in 1834 and are briefly discussed। अब इसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्लियर बेटा? चलिए देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या था, उस चीज़ को समझते हैं। ठीक, देखो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्लियर ना बेटा? तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो चीज़ हमें समझना। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जो मेटल कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेरी बात ध्यान समझना, मास ऑफ कैटायन deposited at the cathode is directly proportional amount of electricity ठीक ना बेटा? अब अगर हम देखें कि मास ऑफ कैथोड डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो मास को किससे लिखा जाता है? m से। क्लियर ना बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज इलेक्ट्रिसिटी को किससे लिखते हो? q से। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, जो q होता है, q है चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो q चार्ज है और इसको आप किस में कंसीडर कर रहे थे? कूलॉम में। किस में बेटा? कूलॉम में। बट यहाँ पे जो q कंसीडर किया जाएगा
इन टर्म्स ऑफ फैराडे। किस टर्म में बेटा इसको यूज करेंगे? फैराडे के टर्म में। आई बात समझ में? क्यू को आप फैराडे के टर्म में लोग लेके चलेंगे। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाओगे तो यहाँ पे आएगा जेड क्यू। ये तो हो गया पहला इनका जो डायरेक्टली फॉर्मूले से निकल के आ रहा था। एम क्या है? एम इज इक्वल टू मास ऑफ कैटायन। क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक बेटा। जेड क्या है? इक्विवेलेंट वेट। ठीक ना बेटा? तो यहाँ पे आपसे डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछेगा, सीधा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट होता है, क्यू आपका अमाउंट ऑफ चार्ज है, मास ऑफ कैटायन है। क्लियर ना? अब मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, उसी के आगे कंटिन्यू करके। ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट मिलेगा, जब आप इसको और इलेबोरेट करोगे तो m इज इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला आएगा बेटा, अब यहाँ पे जेड क्यू को स्मॉल लेटर से लिख दे रहा हूँ, अपॉन n इंटू एफ। बिकॉज ध्यान रखिएगा z इज इक्वल टू होता है ए फॉर एलिमेंट का मास, z इक्विवेलेंट है एलिमेंट का एटॉमिक मास, मोलर मास, अगर कंपाउंड है तो मॉलिकुलर मास। ठीक। z एटॉमिक मास अपॉन n इंटू एफ। n क्या है? n फैक्टर। n क्या है बेटा? n फैक्टर। f क्या है? फैराडे नंबर। f क्या है? फैराडे नंबर। कौन सा नंबर? फैराडे नंबर। अभी देखेंगे। ठीक। तो n मतलब n फैक्टर, f मतलब फैराडे नंबर, a क्या है? उस एलिमेंट का एटॉमिक मास, मोलर मास, या कंपाउंड तो मॉलिकुलर मास। स्पेशली आपको एलिमेंट ही मिलेगा क्योंकि हम कैटायन ही डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कैटायन मतलब उसका एटॉमिक मास आपको लिखना है। क्लियर? अब आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए स्पेशली। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर मतलब होता है वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करता वही उसकी वैलेंसी होती है। अब सोडियम है, सोडियम को कैथोड पे डिपॉजिट होना तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है? +1। मैग्नीशियम होता तो कितना करता? +2। जिंक होता तो कितना करता? +2। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेटल स्पेशली पता है तो आप उस मेटल की वैलेंसी, अगर आपको याद है कि हाँ कितने पॉजिटिव आयन होते हैं इस पे, तो आप उसकी निकाल सकते हो आसानी से, वो एन फैक्टर कितना होगा। क्लियर ना? अभी मैं आपको दिखाऊंगा, निकाल के करके दिखाऊंगा। फैराडे जो है वो नोट डाउन करते हैं, फैराडे नंबर कितना होता है, कैसे फाइंड आउट किया गया। तो ध्यान रखिएगा जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू जेड क्यू अपॉन n इंटू एफ। मैंने क्या किया, इस a की जगह पे z ही लिख दिया। आप इसको मान चलिएगा ये एटॉमिक मास ही है। अगर आपको डाउट होता है तो आप यहाँ पे a लिख सकते हो, m लिख सकते हो कैपिटल लेटर में कि मोलर मास है। आप मेरे हिसाब से आप इसको z ही रहने दो, इसको ये कंसिडर कर लो कि z इज इक्वल टू एटॉमिक मास है। मैंने z आपको बताया था वो इक्विवेलेंट वेट होता है। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू इसका मास नंबर अपॉन n इंटू एफ, ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने a की जगह पे z लिखा है। डोंट वरी, कोई गलती नहीं होगी, आप इसको एटॉमिक मास कंसीडर करके चल सकते हो। क्लियर है? चलो, जिसको डाउट होता है तो बेटा वो चेंज कर सकते हैं। ठीक। अब इसके आगे यहाँ तक आप लिखिएगा, इसके नीचे फिर कंटिन्यू करिएगा। मैं यहाँ स्पेस कम है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और हो सकता है कि m इज इक्वल टू जेड की जगह जेड, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? क्यू इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी अपॉन एन इंटू एफ। ये फॉर्मूला आपको मिल सकता है, ये फॉर्मूला आपको मिल सकता है। आई बात समझ में? ठीक ना? क्लियर है सबको? अब देखो फैराडे नंबर नीचे नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल किसके इक्वल होता है बेटा? 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलॉम। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, टोटल सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगी 96,487। अब इसी को राउंड ऑफ करके जब लिखोगे बेटा तो कितना लिखेंगे? 96,500 कूलॉम। ध्यान रखिएगा 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप राउंड ऑफ वाली वैल्यू लिखोगे, यूज़ करोगे 96,500 ग्राम। और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है तो 96,487 अकॉर्डिंग टू NCERT।
ठीक ना बेटा। ये अप्रॉक्स मतलब कैलकुलेट करने पे आएगी, इसको राउंड ऑफ करोगे तो 96,500 जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना है। क्लियर ना। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा 1 फैराडे इज इक्वल टू कितने कूलॉम होता है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर ले जाओगे। क्लियर। अब एक फॉर्मूला आपके पास ये निकल के है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके बेटा, देखिए तो ये था, ये इस तरीके से हम Q की वैल्यू यहाँ पुट करके I इंटू टी ये फॉर्मूला बना सकते हैं। अदरवाइज M इज इक्वल टू ZQ अपॉन N इंटू एफ। अब एक चीज़ ज़रा और समझिएगा, यहाँ पे फोकस करना है आपको क्योंकि वहाँ भी कई बार क्वेश्चंस उससे रिलेटेड भी पूछे गए। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ तक। इसके जस्ट नीचे अगर आपको क्वेश्चन में मास नहीं दिया गया है, ठीक ना, केवल आपसे चार्ज पूछा जा रहा हो, केवल आपसे क्यू पूछा गया हो, तो आपने एक चीज़ पढ़ी थी बेटा, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन फिजिक्स के थ्रू पढ़ा था आपने, फिजिक्स में क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू N इंटू ई पढ़ा था। बट यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मतलब इस फैराडे लॉ में क्या होगा, Q इज इक्वल टू N इंटू एफ। ठीक ना बेटा। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये मतलब मास नहीं गिवन है और आपसे Q की वैल्यू पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है और इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर ना। Q इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू N, मतलब N फैक्टर वैलेंसी उस पर्टिकुलर कैटायन की, और F क्या है, फैराडे नंबर, जो कि होता है 96,500। अगर आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो वैल्यू आएगी कूलॉम में, और केवल अगर आप F लिखते हो तो वैल्यू आएगी फैराडे में। am I राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि कूलॉम में बताइए तो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज फैराडे के टर्म्स में लिखना है तो आप जितना है उतने F आंसर आ जाएगा। क्लियर ना बेटा। तो इस चीज़ को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार अपनी स्क्रीन पे देख लो। आई होप आपको ये जो फॉर्मूला था इसका कैसे डिराइव हुआ, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 2 पॉइंट पे फोकस करना, M इज इक्वल टू ZQ अपॉन N इंटू एफ। M मास ऑफ कैटायन, Z मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट वेट होता है, जिसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास यानी मोलर मास अपॉन N इंटू एफ, N फैक्टर इंटू फैराडे नंबर। ठीक, Q मतलब चार्ज। क्लियर ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आप वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, उसको पुट करिएगा, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर ना। तो इनका स्टेटमेंट देखते हैं फैराडे ने क्या कहा था। देखो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। एनी इलेक्ट्रोड मतलब स्पेशली वहाँ पे कैथोड की बात करें, क्योंकि हमें कैटायन का ही फाइंड आउट करना है। एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड। डिपेंड करता है कितना चार्ज पास हुआ है। क्लियर ना बेटा। तो ये था इसका डेफिनीशन, मतलब स्टेटमेंट था फैराडे फर्स्ट लॉ का, और ये था इनका फॉर्मूला। इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। अब चलते हैं इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। NCERT एक्सरसाइज 4 या 5 क्वेश्चंस हैं, कॉन्टिन्यू फैराडे लॉ पे है, उसको सॉल्व करके देखते हैं। क्लियर ना बेटा। एक एक क्वेश्चन में 2 या 3 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन मैं करता हूँ, बाकी आप खुद से, आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक, चलिए बेटा। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, NCERT एक्सरसाइज। क्लियर ना बेटा। आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें देखिए फर्स्ट वाले में, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। फर्स्ट ऑप्शन 1 मोल ऑफ Al3+ to Al। क्लियर ना, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड 1 मोल ऑफ Cu2+ to Cu, 1 मोल ऑफ MnO4- to Mn2+। तो मैं इसमें से एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ बेटा, जितने भी लोग आप लोग इसे प्रॉपरली वॉच कर रहे हो, आप इन दोनों क्वेश्चन को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करिएगा, आपका आंसर फटाफट आंसर आ जाएंगे। क्लियर ना। तो चलिए मैं थर्ड वाला करके देखता हूँ। क्लियर ना, 1 मोल ऑफ MnO4- to Mn2+। क्लियर है सबको। देखो यहाँ पे इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए आपको रिडॉक्स रिएक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। देखो आंसर आपसे क्या कहा गया, MnO4- गिव्स आउट Mn2+, इसमें चेंज हो रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए
कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, क्यों आपसे पूछा जा रहा है। क्या कहीं पे मास दिया हुआ है, क्वेश्चन में मास कहीं नहीं दिया है, मतलब कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, Q इज इक्वल टू एन इंटू एफ। अब आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मेरी बात ध्यान समझना। देखो अब आपको पता है एक ऑक्सीजन पे कितना माइनस होता है, -2। बताओ 4 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -8। एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस, 4 ऑक्सीजन पे 8 माइनस। 8 माइनस में एक माइनस पहले से लगा, कितने बचे, 7 माइनस। तो मैग्नीज पे कितना आया होगा बेटा, 7 प्लस। मैग्नीज ने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे। 3D सीरीज में सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का होता है, +7। अब देखो यहाँ पे कितना है, +2। मेरी बात ध्यान समझना, इस वाले देखो रिएक्टेंट में मैग्नीज ने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, जबकि इसमें प्रोडक्ट में मैग्नीज ने केवल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो अगर मैं इनको 5 इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर दूं, इनको 5 इलेक्ट्रॉन इनमें ऐड कर दूं, तो 5 माइनस +7 कितना हो जाएगा, +2। दोनों साइड चार्ज बैलेंस होंगे या नहीं होंगे, हो जाएंगे। आपको यही करना है, दोनों साइड चार्ज बैलेंस करने। डिपेंड ये करता है ये इलेक्ट्रॉन ऐड किधर करना है। इन्होंने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे, इन्होंने 2 लॉस किए थे। मैंने इनको बैलेंस करना था, इनको 5 मैंने रिटर्न कर दिया, तो दोनों साइड चार्ज बैलेंस हो गया। जो चार्ज बैलेंस हुआ ना, जो प्लस जितने इलेक्ट्रॉन आप दिए वही है n की वैल्यू। क्लियर ना। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5, और आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 5F। दिस इज योर आंसर। आप NCERT जो इस चैप्टर में आंसर सीट है वहाँ से आप देख लीजिएगा, 5F। इसको कूलॉम में करना हो तो 96,500 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर ना बेटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे। अब देखो फेराडे के टर्म्स में ही बताना है। टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, फर्स्ट ऑप्शन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टेन CaCl2, एंड सेकेंड है 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम मॉल्टेन Al2O3। अब मैं इसमें से एक ऑप्शन कर रहा हूँ, एक आप खुद से ट्राई करिएगा। जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ वैसे ही ट्राई करिएगा, आपको क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना बेटा, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टेन CaCl2। मैं फर्स्ट वाला ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक, आप सेकेंड वाला ट्राई करिएगा। देखो CaCl2, अब आपको पता है CaCl2 जब टूटेगा, डिकम्पोज करोगे, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो किस में टूटेगा, Ca2+ और 2Cl-। क्लियर है सबको। अब हमको चाहिए कौन सा, Ca2+। हमें कैटायन ही चाहिए होता है। हम इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे सॉलिड में चेंज होने के लिए, भाई 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन ही देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, Ca सॉलिड। क्लियर है। n की वैल्यू पता चल गई आपको। देखो मास दिया हुआ है, आपको मास कितना दिया हुआ बेटा, 20 ग्राम। क्वेश्चन में ध्यान देखिएगा, ठीक। n की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 2 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ इसका मास नंबर कितना होता है, कैल्शियम का मास नंबर Z होता है 40, ठीक। Q, क्या Q हमें पता है, नहीं, वही तो फाइंड करना है, Q हमें फाइंड करना है। क्लियर ना सबको। फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू ZQ/N/F। NF को इधर लेके जाओ, MNF इज इक्वल टू ZQ। बताओ Q इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, MNF/Z। बताओ मास की वैल्यू कितनी है, 20। n की वैल्यू कितनी है, 2। फेराडे नंबर, फेराडे वैसे ही रहने तो फेराडे में ही फाइंड करना था, कूलॉम में नहीं करना है। और Z कितना होता है कैल्शियम का, 40। 22 × 40 और 40 कितना आ जाएगा आंसर बेटा, 1F। दिस इज योर आंसर। क्लियर है सबको, आगे चलें। ठीक, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें मैंने एक ऑप्शन किया, एक आपको खुद से ट्राई करना है। और इतना ध्यान रखिएगा बेटा, कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर सॉल्व करके सेंड करिएगा, कमेंट करिएगा उस पर। मुझे भी एक अप्रिशिएशन मिलेगा कि आपने वीडियो फुल्ली वॉच किया और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। क्लियर ना। और अगर आपको कहीं डाउट होता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। क्लियर ना बेटा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बेटा, लिखा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलॉम। अब आपको कूलॉम में बताना है, ठीक, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, देखो कहीं मास नहीं गिवन है, ध्यान सुनना, मास नहीं गिवन है। पहला ऑप्शन 1 मोल ऑफ H2O2O2,
1 मोल ऑफ H2O 2O2, सेकेंड ऑप्शन 1 मोल ऑफ FeO 2 Fe2O3, 1 मोल ऑफ FeO 2 Fe2O3। तो मैं सेकेंड ऑप्शन कर रहा हूँ, फर्स्ट आप खुद से ट्राई करिएगा। ठीक, आपसे चार्ज पूछा गया इन कूलॉम, क्या कह रहा है 1 मोल ऑफ FeO 2 Fe2O3। मेरी बात ध्यान समझना बेटा, FeO फेरस ऑक्साइड चेंज हुआ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। देखो एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो बताओ Fe पे कितना आएगा +2। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, 3 ऑक्सीजन है कितना आएगा +6, सॉरी -6। एक ऑक्सीजन पे -2, 3 ऑक्सीजन पे कितना आ जाएंगे -6। अरे भाई एक ऑक्सीजन पे -2 है, 3 ऑक्सीजन है, 3 2 6 -6, लेकिन यहाँ पे आयरन कितने हैं 2, तो बताओ एक आयरन पे कितना आएगा +3। अगर यहाँ -6 आ रहा है तो यहाँ +6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट है आयरन के, तो एक पे कितना आया होगा +3। बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो बताओ ये +2 ये +3, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसने 3, इसको बैलेंस करना है, इनको 1 इलेक्ट्रॉन वापस कर दो। बोलो 1 इलेक्ट्रॉन क्यों वापस करें, क्योंकि यहाँ पे एक ही Fe है, अगर हम बैलेंस करेंगे तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। आई बात समझने, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हमने वापस किया, तो इस पर भी कितना आ जाएगा +2, मतलब n की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है बेटा 1। तो बताओ Q इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू एफ, आंसर कितना आना चाहिए 1F, लेकिन आपसे पूछा किस में गया कूलॉम में, तो 1 इंटू 96,500 यानी कितना आ जाएगा 96,500 कूलॉम। आप आंसर चेक कर लीजिएगा NCERT में, या तो ये आंसर होगा या तो फिर ये आंसर होगा। क्लियर है सबको? तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 2 ऑप्शन आपके लिए छोड़ रखे, उसको आप खुद से ट्राई करिए। सेकंड में 1 ऑप्शन है, थर्ड में 1 ऑप्शन, ये आपका होमवर्क है। इसी बेस पे इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए, आपका भी कमांड हो जाएगा इस चीज़ पे कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कमांड रखते हैं, और आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको लास्ट टाइम स्क्रीन पे आपको कई क्वेश्चंस भी दिखेंगे, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा और देखिएगा आपको चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, NCERT का ही क्वेश्चन है बेटा। लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 का होल ट्वाइस, NiNO3 का होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। मेरी बात ध्यान समझना, आपसे कह रहा है NiNO3 एक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिकम्पोज होगा, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। करंट हमने 5 एम्पियर दिया है, 20 मिनट के लिए टाइम भी दिया हुआ है। व्हाट मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड एट द कैथोड, फाइंड आउट कर लेते हैं। मास ही फाइंड करना है हमें डायरेक्ट, और इसको आप पॉज करके खुद से ट्राई करिए बेटा। सृष्टि, भूमि साहू, रक्षा, ठीक, खुद से ट्राई करिए बेटा। देखो आपको गिवन में क्या क्या दिया गया है, मास फाइंड करना है, करंट I आपको दिया गया 5 एम्पियर, टाइम 20 मिनट। 20 मिनट को बेटा सेकंड में चेंज करोगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 20 मिनट में 6 तो नहीं 12, 1200 सेकंड। तो बताओ Q कितना आ जाएगा, I इंटू टी होता है ना, Q 12 पंचे 60, 6000। क्लियर है सबको? Q की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है Z, निकिल का एटॉमिक मास कितना होता है 59, कितना होता है बेटा 59। क्लियर है सबको? चलिए N की वैल्यू निकाल लेते हैं, NiNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, इसको हम पढ़ते हैं निकिल नाइट्रेट है, ये जैसे ही टूटेगा तो Ni पे जाएगा। देखो NO3 पे 1 माइनस होता है, यहाँ पे 2 टाइम्स NO3 है तो 2 माइनस हो जाएंगे, 1 NO3 पे 1 माइनस, 2 NO3 पे 2 माइनस, तो यहाँ क्या आएगा डबल प्लस। अब Ni को यहाँ से लोगे 2 प्लस को, तो कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे इसको सॉलिड यानी कैथोड पे डिपॉजिट होने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये किस पे आ जाएगा Ni सॉलिड पे। क्लियर है सबको? यानी N की वैल्यू कितनी है बेटा, N की वैल्यू 2 है। अब जरा फॉर्मूला देखो, इसको नोट डाउन करिएगा अच्छे से, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ बेटा, स्पेस थोड़ा कम है, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। इसको यहाँ तक नोट करिएगा। अब उसके बाद बताओ मास इज इक्वल टू क्या होता है ZQ अपॉन NF। क्लियर है सबको? Z
Q हमने निकाल रखा है, नहीं तो Q की जगह हम I इंटू टी रखते हैं। बताओ Z कितना है 59, निकिल का एटॉमिक मास 59 होता है। Q कितना है बेटा 6000, N की वैल्यू 2 है और 96,500, ठीक ना। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा मास में यहाँ पे ग्राम में आप उसको लिख दीजिएगा। इतना तो आप कर सकते हो, क्लियर। और सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आंसर कितना आया आपसे, और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आप सही सॉल्व करेंगे, ठीक ना। इसको मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक। 230 60 मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिएगा, 965 हो जाएगा सबसे। आगे चले, एक लास्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है, वो भी करके देख लेते हैं बेटा। खुद से सॉल्व करिएगा, कैलकुलेटर मत यूज़ करिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। देखो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक, वो भी सॉल्व करके देखते हैं। लिखा हुआ है 3 इलेक्ट्रोलाइट ABC, 3 इलेक्ट्रोलाइट हैं ABC, कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, AgNO3 एंड CuSO4। चलिए, वेरी गुड। रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब आपको पता है सीरीज में होगा तो करंट सेम होगा, करंट सेम है तो टाइम भी सेम होगा, पर्टिकुलर टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा होगा। कह रहा है स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वॉज पास्ड, करंट की वैल्यू दे रखी 1.5 थ्रू देम until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। 1.4 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, मतलब AgNO3 डिकम्पोज हुआ है, क्लियर, एट कैथोड ऑफ सेल B, ठीक है सबको। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने समय तक करंट फ्लो कराना पड़ा इतना ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करने के लिए। व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेर डिपॉजिटेड। तो मैं आपको टाइम ड्यूरेशन निकाल के बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आप कॉपर का मास और जिंक का मास फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्लियर ना बेटा। करंट दिया है 1.5 एम्पियर और मास ऑफ सिल्वर दिया है 1.45 ग्राम। चलिए देखते हैं, इधर देखो बेटा, AgNO3 डिकम्पोज करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा Ag प्लस, और NO3 पे क्या होता है बेटा सिंगल माइनस, N की वैल्यू निकाल लोगे आप, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक इलेक्ट्रॉन वापस कर दो, किस में आ जाएगा Ag सॉलिड में, क्लियर है सबको। अच्छा, मास कितना दे रखा है 1.45 ग्राम, करंट कितना दिया है 1.5 ग्राम, सॉरी 1.5 एम्पियर, वेरी वेरी सॉरी 1.5 एम्पियर। अच्छा, टाइम आपसे पूछा गया है, क्लियर है सबको, टाइम पूछा गया बेटा। और जेड सिल्वर का मास नंबर होता है 108, 108। आई बात समझने, फैराडे नंबर आपको पता है, फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू जेड क्यू अपॉन एन इंटू एफ। क्यू को ज़रा ओपन कर लो, क्यू ओपन कर लो, एन एफ को इधर कर लो, एम एन एफ इज इक्वल टू जेड आई टी। आपको एम पता है, एन पता है, एफ भी पता है, जेड भी पता है और आई भी दिया गया है। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एम एन एफ अपॉन जेड आई। बताओ m की वैल्यू 1.45, वेरी गुड, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, फैराडे नंबर 96,500, z कितना होता है 108, i कितना दिया हुआ है 1.5। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे बेटा तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा 863 पॉइंट समथिंग 34 कुछ आ जाएगा, ये सेकंड में आएगा, ठीक। इसको सॉल्व करने पे प्रॉपरली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 863 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर सेकंड में, और जब आप इसको 60 से डिवाइड कर दोगे तो 14.4 मिनट में आंसर आएगा, क्लियर है सबको। तो 14.4 मिनट में आ रहा है, ये सेकंड में है। यहाँ से आपका t निकल गया। अब बताओ जब t निकल आया तो q इज इक्वल टू क्या होता है i इंटू टी। तो i की वैल्यू कितनी है 1.5 और टाइम कितना है 863.34 या कुछ भी जो भी होगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एग्जैक्ट। इसको मल्टीप्लाई करिए, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी Q की, किसकी वैल्यू मिलेगी Q की। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने सिल्वर के अकॉर्डिंग सॉल्व किया है। अब हमसे पूछ रहा है कि कॉपर सल्फेट और जब जिंक सल्फेट डिसोशिएट होगा, इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाएगी, तो कितना मास का कॉपर डिपॉजिट होगा इतने टाइम में।
या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना चार्ज प्रोवाइड करने पे कितना मास ऑफ कॉपर या कितना जिंक डिपॉजिट होगा। क्लियर है सबको? अच्छा, मैं आपको हिंट के लिए बता दे रहा हूं, मास ऑफ कॉपर होता है बेटा 63.5 एंड मास ऑफ जिंक होता है बेटा 65। मैंने आपको मास बता दिया, ये कौन सा मास है? एटॉमिक मास है, ठीक ना। अब आपसे m पूछा जा रहा है तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू जेड क्यू अपॉन एन इंटू एफ। जेड आपको पता है कॉपर का, जेड आपको जिंक का पता है, क्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, जो आएगा क्यू वहाँ पुट करना है। एन आपको पता है Cu और ZnSO4 दोनों में जो n आएगा वो कितना आएगा, SO4 पे 2 माइनस होता है तो दोनों पे +2 आएगा। और f की वैल्यू आपको पता है, मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। क्लियर ना? तो ये थे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के 4 और 5 क्वेश्चंस। उसमें मैंने एक एक ऑप्शन आपके लिए किया है, बाकी आप खुद से ट्राई करिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप सॉल्व कर ले जाएंगे और काफ़ी मज़ा आएगा आपको। इस टॉपिक पे इतना कमांड होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में कर ले जाएंगे बेटा, ठीक ना। इस चीज़ पे और भी डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर में, फैराडे के सेकंड लॉ में, उस चीज़ को इलोबरेट करेंगे अच्छे से। और फैराडे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हमें अभी यहाँ पे और अच्छे से समझनी है, थोड़ी बहुत चीज़ें, बाकी मैंने कवर कर दिया पूरा। आप इससे क्वेश्चन रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको होमवर्क भी दिख जाएगा, इस क्वेश्चंस को भी ट्राई करिएगा खुद से, विदाउट कैलकुलेटर कोशिश करिएगा कैलकुलेटर का यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा। क्लियर ना? तो न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व हो जाए बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में फैराडे सेकंड लॉ एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है उसको भी फुल्ली कवर करेंगे बेटा, ठीक। थोड़ा लेट लेक्चर हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ बेटा, बट कंटिन्यू आपको लेक्चर मिलेगा, पूरी कोशिश करूँगा आपको कंटिन्यू ही मिले। क्लियर है? तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होमवर्क क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके सेंड करिएगा। थैंक यू बेटा।